Morning students, welcome back to our chapter first, Indian economy on the eve of independence. We have done features of Indian economy and now we are going to start state of agriculture sector features. So first feature is low production and productivity. तो बेटा प्रोडक्शन आपको पता है टोटल आउटपुट होता है एंड प्रोडक्टिविटी जो भी हुआ है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड मीन्स पर के हिसाब से बहुत ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है 1947 में वीट थे आपकी 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर ठीक है, और 2019-20 में कितने आए 3421 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ओके, ऐसे ही लाख टन्स में दिखाया हुआ है 1947 का एंड 2019-20 का जो आपका अभी लेटेस्ट डाटा है। अब उस टाइम में प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज नियरली 4 टाइम्स लोअर इन 1947, मतलब आज के हिसाब से 4 गुना कम था ठीक है। तो ये एक डाटा है जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ सेकंड इज एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सिस्टम लाया। उन्होंने क्या किया, ट्रायंगुलर एक शेप बनाई, रिलेशन बनाया जिसमें कौन कौन था, गवर्नमेंट कौन, ब्रिटिशंस ठीक है, दूसरा ज़मींदार और तीसरा पीसेंट्स मतलब फार्मर्स। अब जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, खुद टैक्स ना लेके डायरेक्टली ज़मींदारों के हाथ में काम दे दिया। जैसे हमें से 10 लोग उठा ली कि आप ज़मींदार हो, आप क्या हो, इनके मालिक हो, आप जैसे चाहो इनसे काम कराओ। अब हुआ क्या, 100 में से 89 रुपये उनको देने हैं ठीक है, जैसे 100 में से 89 उनको देने हैं और बाकी के जो है वो ज़मींदार रखेगा। तो ज़मींदार के हिस्से तो सिर्फ 11 ही रुपये आए। तो जो किसान थे उनको वापस बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, प्रॉफिट जो ज़मींदार को वो कम होने लगा, तो ज़मींदार ने और ज़्यादा टैक्स कर दिया ठीक है। तो ज़मींदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गए क्योंकि वो परमानेंट सॉइल के ओनर बन चुके थे और उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट में किसको वापस देना था, गवर्नमेंट को देना था, मीन्स ब्रिटिशर्स को रुपए देने थे। अब ब्रिटिश ने बोल दिया कि भाई 100 में से 89 हमें चाहिए, आप चाहे इस पे टैक्स ज़्यादा करो कम करो। तो ज़मींदार ने क्या किया, और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। पर ज़मींदार ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया क्योंकि उसके पास खुद थोड़ा सा टैक्स आता था जिसमें वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं कर सकता था। अब बेटा इम्प्लीकेशंस क्या हुए इस चीज़ के, जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा शोषण करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग गए थे पीसेंट्स को, फार्मर्स को। उन्होंने रिवेन्यू जो रेट्स लेने थे उनसे और ज़्यादा बढ़ा दिया ठीक है। जिससे क्या हुआ, कुछ फार्मर्स तो उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। अब इनका जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस फार्मर्स थे, उनका स्टेटस भी बहुत पुअर हो गया था। इससे क्या हुआ बेटा, बैकवर्डनेस आ गई बहुत ज़्यादा ठीक है, स्टेगनेशन आ गया। आपको पता है स्टेगनेशन का मीन। थर्ड पॉइंट है आपका फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़बरदस्ती ना यूँ कहा कि आप ये क्या करते हो, चावल गेहूँ कुछ ऐसी फसल, ऐसे क्रॉप्स करो ना जिससे आपको फ़ायदा हो, कैश क्रॉप्स करो आप। तो हम चाइना में अफीम भेजते थे ठीक है, और इंडिगो नील की खेती करते थे, डाइंग ब्लीचिंग होती थी जिससे कपड़ों के लिए ठीक है। तो पहले जो टाइम था हमारा, हम करते थे सिर्फ सब्सटेंस और जो बच गया उसको सेल कर दो मार्केट में। पर अब हम सब्सिस्टेंस होता है जीवन निर्वाह। अब सब्सिस्टेंस से हम किस पे आ गए, कैश क्रॉप्स फॉर मार्केट पे आ गए जिसे कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं ठीक है बेटा। तो ये शिफ्ट हुए टू प्रोड्यूस इंडिगो एज इट वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल ठीक है। अब कुछ किसान तो मर्जी से कर रहे थे, चलो ठीक है मर्जी से कर रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे, पर कुछ को ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया ठीक है, कुछ को फोर्स किया, ज़बरदस्ती कराया। क्यों, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया था कि ब्रिटिशर्स ने
हम हरा दिए, बंगाल को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो जब बंगाल को कर लिया तो मतलब हमारा राजा भी गया, राजा गया तो हमारी ज़मीन गई। अब ओनर कौन थे, रियल ओनर कौन थे, गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिश जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है, हम जो चाहें वो कराएंगे। तो इसे बोलते हैं फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर कराया, हमें किसकी तरह ट्रीट करा, लेबर की तरह। अंडरस्टैंड। अब हम स्विच हो गए किससे, सब्सिस्टेंस क्रॉप से कैश क्रॉप से आ गए। अब क्या कहते थे, पहले खुद ही उधार देते रुपए, क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे, क्योंकि उस चीज़ में खेती में पैसे लगते हैं पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। अब फिर उनकी क्या कंडीशन होती थी कि आप इसको पहले करो तैयार, फसल को, क्रॉप्स को करो और वापस हमें ही देना है आपको, तो कम पैसे में लेंगे ऑब्वियसली। तो इससे क्या हुआ बेटा, परपेचुअल इंडेप्टनेस, मतलब कि लगातार जो किसान थे वो कर्जे में डूबते जा रहे थे। द फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ज़मींदार क्या करते थे, खूब सारा उन्होंने भी टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रिटिश यूँ बोले कि हमें तो 100 में से 89 चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो पहले उसके पास 11 नहीं थे, तो आप चाहे 200 करो या 500 करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब ज़मींदार था वो क्या करता था, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता था खेती को अच्छा करने के लिए। अब आपको पता है जब आप इंडिगो की खेती करेंगे, इन चीज़ों की खेती करेंगे, तो उसमें जो इरिगेशन पावर होती है लैंड की वो कम हो जाती है। अब हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो हैविली रेन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ना तो वहाँ पे फ्लड कंट्रोल का कुछ था, ना सैनी ड्रेनेज का सिस्टम था, कुछ भी नहीं था, जिससे क्या हुआ बेटा, लो प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जब रेन पे डिपेंड होता है तो फिर अगर रेन नहीं हुई इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं होगी और लोग ज़्यादा कर्जे में डूब जाएंगे। तो ये क्या, ज़मींदारों ने, उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया कि इसको खेती को बढ़ाने में, बस उनको फ्री में चीज़ें मिल रही थी कि उन्हें बस टैक्स लगाने से मतलब था। The fifth one is gulf between owners of the soil and tillers of the soil. अब agriculture during the British Raj was characterized by a huge gulf between owners of soil and on the hand tillers of soil. While the owners shared the output, they seldom shared the cost of production. They were merely interested in maximum their rental income. The tillers of soil were merely given enough for subsistence. Thus, the tillers of soil did not have resources to invest, while the owners had no interest. Stagnation and backwardness of agriculture was the obvious consequence. अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का गल्फ बता रहे हैं कि जो ओनर्स ऑफ सॉइल थे वो बिल्कुल भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ नहीं देते थे, ठीक है, कुछ काम नहीं करते थे, उनको अपने सिर्फ रेंट से मतलब होता था। जैसे मैंने ज़मीन दे दी, ठीक है, आप उसमें कुछ भी करो, मैंने कह दिया मेरे को इसमें से 70 रुपये चाहिए, ठीक है, अब उसमें फसल हुई नहीं हुई कुछ उसको कोई लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ अपने रेंटल से, अपने आउटपुट से मतलब होता था, ठीक है। अब जो टिलर्स ऑफ सॉइल थे जो काम करते थे उसमें, उनके पास पैसे नहीं होते थे इतने कि वो इन्वेस्ट कर पाएँ उस चीज़ में, अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट कर पाएँ, तो इस वजह से बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। एक बेटा ब्लू बॉक्स है जो इसमें लिखा हुआ है indebtedness of tillers of soil and conspicuous consumption of owners of soil. अब ब्रिटिश रूल में क्या हुआ बेटा, पुअर कौन होगा, ऑब्वियसली कौन होगा, पीसेंट्स होंगे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, कर्जे में डूब गई, ठीक है, एंड स्पेशली उनको अब कंजम्पशन के लिए भी गुड्स नहीं मिल रहे थे। द ओनर्स ऑफ सॉइल व्यूड इट अ हेरिडेटरी सोर्स ऑफ इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब जो ज़मींदार थे ना, जो ओनर्स थे, वो लोग क्या समझते थे, ये तो हमें विरासत में मिली हुई है, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है और हमें पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है। ओके, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होती है बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई। आई थिंक मैंने आपको 11th में भी बताया था, जब एक छोटा प्लेस होता है कोई भी, तो हम उस पर अच्छे से खेती नहीं कर पाते। जैसे ट्रैक्टर आने की जगह तो इतना छोटा प्लेस होगा कि वो ट्रैक्टर को घुमा भी हम अच्छे से नहीं सकते, ठीक है, उस ट्रैक्टर से हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे फसल। ऐसे जो छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर अच्छी फसल नहीं हो पाती, वहाँ पे क्या होता है, आउटपुट बहुत कम होता है और हाई कॉस्ट लगती है। ये यहाँ पर
नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्सिस्टेंस आउटलुक। जो फार्मर्स होते थे ना बेटा, वो पहले अपनी फार्मिंग को ऐसे मानते थे कि हम ज़िंदगी गुजारने के लिए इसको करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। और जो बाकी लिटिल सरप्लस, जो ज़्यादा बच जाता था, उसको मार्केट में सेल कर देते थे, ठीक है। कमर्शियल आउटलुक नहीं मानते थे, कम मानते थे इस चीज़ को। इस वजह से भी जो है गरीबी आ गई। अब देखो 3-4 रीज़न है आपके बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर के। क्या क्या? लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग एंड सब्सिस्टेंस आउटलुक, ठीक है। और स्टेग्नेशन के एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट। आई होप आपको ये सिस्टम समझ आ गया हो कि ब्रिटिश राज ने कैसे लैंड सिस्टम किया था। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन कराया, लोगों से फोर्स करके एग्रीकल्चर कराया कि ये वाली क्रॉप्स आपको लगानी है। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। ओके, दिस इज पार्टीशन of the country and its impact. The partition of country had a negative impact on Indian agriculture. जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है बेटा, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। कैसे? इंडिया गोट 82% ऑफ पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया। इंडिया के हिस्से, मतलब इंडिया में रह गए 82% लोग, और जो जिस जगह पे क्रॉप्स उगा सकते थे वो थी सिर्फ 65%। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। जहाँ पर ज़्यादा फसल होती थी पंजाब के एरिया में, ठीक है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। दिस एग्रावेटेड द फूड क्राइसिस इन कंट्री। इस वजह से क्या हुआ? फूड की कमी हो गई यहाँ पर, ठीक है। प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। अब जब ब्रिटिशर्स का पीरियड नहीं आया था, तब यहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर था बेटा? जब नहीं आए थे ब्रिटिशर्स, जब यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। क्या था कि लोग अपने सेल्फ कंटेंट विलेजेस में छोटी छोटी कम्युनिटी बनाते थे, काम करते थे, क्रॉप फार्मिंग में इंक्लूड थे, कैटल फार्मिंग करते थे, ठीक है, जानवरों को पशुपालन करते थे बहुत ज़्यादा, और जैसे अपना काम करते थे सुनार लुहार का, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का, वॉशरमैन, शू मेकर, और कोई भी उनके बीच इंटरमीडिएट्स नहीं होते थे, वो सीधा मालिक होते थे। जो हुआ हमारा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है, मतलब एक जो फ्रेंच ट्रैवलर था, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उसने ये बात बोली थी कि इंडिया 17वीं सेंचुरी में, बंगाल है जो, जहाँ पर बाद में फेमाइन आया, मीन्स भूखमरी आई, वो 17वीं सेंचुरी में इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर था, ठीक है। मतलब वो खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी माना जाता था, और जो बच जाता था, भारी अबंडेंस होता है, प्रचुर मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता था। अभी भी हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स हैं वो एक्सपोर्ट किए थे, आपको पता हो तो, हिस्ट्री क्रिएट की थी, ठीक है, लॉकडाउन 2020 में। सो दिस इज़ योर टॉपिक ऑफ व्हाट? state of agriculture sector. Okay, in next class we will start industrial sector. Okay beta, read it carefully.